Hello friends, let's continue our discussion on the topic capacity to contract. In our previous two lectures, we had covered section 10 and section 11 of the Indian Contract Act. And in our previous lecture, last lecture, I was discussing about the contractual liability of the minor agreement, and we had already discussed about a very important case, that is मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिससे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आया कि जो माइनर के एग्रीमेंट्स हैं दे आर बेसिकली वॉइड एब इनिशियो, यानी कि दे आर टोटली वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, वो इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। फाइन। इस केस से एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि जो माइनर है ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल टू रिफंड द अमाउंट दैट ही हैज़ ऑब्टेन्ड बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तो अगर ये कोई माइनर है, उसने कोई मनी लेंडर से पैसा बोरो कर लिया है बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिज एज, ठीक है, अपने आप को मेजर बता के, तो हम कोर्ट के अंदर जाके उस अमाउंट को माइनर के अगेंस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो फाइन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट थी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष की, इस पॉइंट को लेके। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या जो एग्रीमेंट्स माइनर करता है दे कैन बी वैलिडेटेड और रेटिफाइड व्हेन ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। तो इसका क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि माइनर का जो एग्रीमेंट है, माइनर एग्रीमेंट दे कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है जी। माइनर जो है, अगर वो ये सोचे कि भाई मैं अभी माइनर हूँ और मैं एक एग्रीमेंट अभी कर लेता हूँ और जब मैं मेजर हो जाऊँगा तो इसको मैं वैलिडेट कर दूँगा, इसको मैं रेटिफाई कर दूँगा, और ताकि ये उस टाइम जो है एनफोर्सेबल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। जब उसने एक एग्रीमेंट किया उस टाइम पे, उस समय वो माइनर था, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो एग्रीमेंट है वो टोटली इनवैलिड और वॉइड ही हो गया। तो वो जब इनवैलिड और वॉइड हो गया और टोटली इलीगल हो गया, तो उसको हम फ्यूचर डेट के अंदर एक एग्रीमेंट जो कि इलीगल है उसको हम फ्यूचर डेट के अंदर जाके रिवैलिडेट करके रेटिफाई करके आगे एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो है सूरज नारायण दुबे वर्सेस सुखू अहीर का। सुखू अहीर जो था वो एक माइनर था। सुखू अहीर ही वॉज अ माइनर। उसने क्या किया, सूरज नारायण से कुछ पैसे उधार ले लिए व्हेन ही वाज माइनर एंड ही हैज़ एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट। उसने एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके उसको दे दिया कि जब वो मेजर होगा तो वो जो है पैसा उसको जो है इंटरेस्ट के साथ उसको दे देगा। तो जब 4 साल के बाद वो मेजर होता है तो वो एक सेकंड प्रॉमिसरी नोट जो है वो एग्जीक्यूट करके सूरज नारायण को, वो और उसकी मदर उसको दे देते हैं फॉर द अमाउंट विच ही हैज़ ओरिजिनली रिसीव्ड एट द टाइम व्हेन ही वाज माइनर। फाइन। अब ये जो केस है ये जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए। तो जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने केस आया तो कोर्ट ने ये उसके अंदर फाइंडिंग दी कि जो ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट था वो जो है वैलिड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने उस टाइम एंटर किया व्हेन ही वाज माइनर। तो जब वो माइनर था और उसने वो एग्रीमेंट वो प्रॉमिसरी नोट को जो है उसने वो साइन किया उस टाइम, तो वो टोटली इलीगल था। इस करके वो अनफोर्सेबल है ही नहीं। आफ्टर दैट वो जब मेजर हो गया तो उस टाइम जो उसने प्रॉमिसरी नोट साइन करके दिया उसके अंदर कोई वैलिड कंसिडरेशन रिसीव ही नहीं हुई। जो कंसिडरेशन रिसीव हुई थी वो उस टाइम कंसिडरेशन रिसीव हुई थी जब वो माइनर था, और उसको लॉफुल कंसिडरेशन इसलिए नहीं ट्रीट किया जा सकता क्योंकि ही वाज माइनर। तो जब वो मेजर हुआ तो उस टाइम जो उसने प्रॉमिसरी नोट साइन करके दिया उसके अंदर कोई कंसिडरेशन तो रिसीव ही नहीं हुई है, कोई कंसिडरेशन अमाउंट था ही नहीं। तो फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट उस प्रॉमिसरी नोट को भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका में कोर्ट ने ये फाइंड किया कि अगर कोई माइनर कोई एग्रीमेंट करता है एट द टाइम ऑफ माइनॉरिटी के टाइम में वो एग्रीमेंट कर लेता है, तो उस एग्रीमेंट को वो फ्यूचर डेट पे जाके दोबारा से रेटिफाई नहीं करवा सकता, उसको रिवैलिडेट नहीं करा सकता। ऐसे नहीं होगा कि जी मैं आज अगर 16 साल का हूँ और मैं फ्यूचर में जाके बोलूँ कि जी मैं 18 साल का हो जाऊँगा तो अभी आप मुझे पैसे दे दो और मैं फ्यूचर में जाके उसको जो है उसी एग्रीमेंट को रिवैलिडेट कर दूंगा। तो इस तरह के से जो एग्रीमेंट और अरेंजमेंट्स होते हैं दे आर टोटली इलीगल एंड टोटली वॉइड। ठीक है जी। अब
एक पॉइंट इसमें और निकल के आता है कि अगर कोई माइनर कोई एग्रीमेंट करता है अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो क्या वो वैलिड होगा? वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर कोई माइनर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बेनिफिशियरी है, तो उसका बेनिफिट उसको डेफ़िनेटली मिलेगा। माइनर जो है अगर ये अपनी डेली नीड्स को सपोर्ट करने के लिए कोई एग्रीमेंट करता है, तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है। सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर भी ये प्रोविज़न दिया गया है कि माइनर जो है अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करता है अपनी डेली नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए, तो उसको वो फ्यूचर डेट पे जब मेजर हो जाता है, तो जिसके साथ एग्रीमेंट किया है उसको वो जो है रिइंबर्समेंट कर सकता है। उसको वापस जो बेनिफिट उसने पहले लिए हैं उसको वो बेनिफिट वापस रिटर्न कर सकता है। अब तीसरा पॉइंट एक ये भी निकल के आता है कि ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ माइनर इज़ एनफोर्सेबल और नॉट। बिल्कुल एनफोर्सेबल है। अगर ये कोई एग्रीमेंट है उसके अंदर जो माइनर है वो ट्रांसफरी है या जैसे मैंने पहले बताया बेनिफिशरी है, तो वो जो है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक माइनर जो है वो एक पार्टनरशिप में पार्टनर तो नहीं रह सकता, लेकिन वो बेनिफिशरी ज़रूर रह सकता है उस पार्टनरशिप का। और अगर जो उस पार्टनरशिप में कोई लॉस हो जाता है, लॉस इनकर करता है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पार्टनरशिप का बेनिफिशरी बन सकता है, बेनिफिट्स उठा सकता है उस पार्टनरशिप से। फाइन। तो इसका प्रोविज़न ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दे रखा है, यानी कि ट्रांसफ़र्स इन फेवर ऑफ माइनर्स आर टोटली एनफोर्सेबल। तो ये अभी हमने 3 पॉइंट्स इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। पॉइंट नंबर 1, माइनर जो एग्रीमेंट करता है दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड एट अ फ्यूचर डेट ऑन विच ही हैज़ अटेन्ड द मेजॉरिटी। पहले ये हमने डिस्कस किया। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि अगर जब माइनर ने कोई पैसा उधार ले लिया, किसी से बोरो कर लिया है, ही हैज़ गेन्ड सम अमाउंट थ्रू अ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन, गलत तरह से उसने ले लिया है, तो माइनर को हम हेल्ड नहीं कर सकते लाइबल टू रिफंड दैट अमाउंट। फाइन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ हमने ये डिस्कस करी है कि ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ माइनर जो है वो टोटली एनफोर्सेबल है लॉ के अंदर। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं इस लेक्चर के अंदर। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पर ही सम अप करेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ दी माइनर एग्रीमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी। कुछ और केस लॉज और कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उस लेक्चर के अंदर भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल so that they can get update on the future videos also. Thank you very much. Thank you.